हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? मतलब हाँ, बंदर वाले मेनली जो भी हम लोग सवाल किए थे ना, उसमें टेंशन नॉर्मल सब किए थे, बट पुली का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक सवाल में किए थे। पुली के बारे में ज्यादा बात नहीं की थी, और हम वादा किए थे तुमसे कि आइडियल पुली और आइडियल स्ट्रिंग के बारे में सब बात बताएंगे, तब पुली ब्लॉक सिस्टम पे सवाल करेंगे। तो शुरू करें। पुली देखे हो तुम लोग? कहाँ देखे हो? कुआं में? अच्छा, कुआं में लगा रहता है, बड़ा गिरनी टाइप का, नहीं पानी वानी निकालने के लिए। ओके, तो मतलब कुछ इस शेप का होता है, थोड़ा तुम कह सकते हो इसमें पाथ बना रहता है, बट सो दिस इज पुली। इसको अंग्रेज लोग एटवुड मशीन भी बोलता है। क्या बोलता है? एटवुड मशीन। ठीक, ATWWOD मशीन। ओके, तो आइडियल पुली, आइडियल पुली। और एक चीज हम लोग को करना है, एक मिनट। आइडियल पुली कैसा होता है? इट इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। और आइडियल स्ट्रिंग कैसा होता है? मासलेस एंड, इस पर भी फ्रिक्शन नहीं लग सकता है। सबका, हर चीज का कोई ना कोई रिपरकशन होता है। माने जो मासलेस होने से क्या क्या बात कर सकते हैं, पुली के फ्रिक्शनलेस होने के से क्या क्या बात कर सकते हैं, वो समझते हैं। मासलेस पुली, मासलेस पुली। सुनिएगा, मान लीजिए इस पे एक रस्सी रखा हुआ, यहाँ पे ये है, ऑब्वियसली ब्लॉक ब्लॉक बंधा हुआ हो सकता है। इस रस्सी पे भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक बंधा हो, यहाँ भी कुछ ब्लॉक बंधा हो, और ये पुली को हम कहीं से बांधे हुए हों, छत से या किसी और पुली से या किसी और ब्लॉक से, ऐसा हो सकता है। ये जो है, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब क्या है कि पुली का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें, तो यहां वाला रस्सी इस पर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, T1, ठीक है। और ये वाला रस्सी जो है, सॉरी, यहां पर भी एक लगेगा और यहां भी। ये दोनों टेंशन को हम फिलहाल के लिए अलग अलग बोल रहे हैं, T2 T3 बोल रहे हैं। दोनों को अलग अलग बोल रहे हैं, दोनों बराबर भी हो सकता है। अभी हम किसका चर्चा कर रहे हैं? पुली के मासलेस होने का। तो पुली अगर मासलेस होगा तो इस पर नेट फोर्स, पुली मासलेस, दैट मींस एफ नेट इज, काहे कि नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। क्योंकि मास ऑफ पुली ही जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो होगा अगर, तो इस पर हम लोग क्या बोलेंगे? T1 माइनस T2 माइनस T3 बराबर, या T1 बराबर T2 प्लस T3। ऊपर की तरफ वाला टेंशन नीचे की तरफ टेंशन के बराबर है, ठीक है। अभी नेट पुली मासलेस का मतलब क्या हम लोग बोले? पुली मासलेस मतलब नेट फोर्स, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर। पहले इतना लिख लो, पुली इज मासलेस, दैट मींस नेट फोर्स ऑन द पुली इज जीरो। पुली इज मासलेस, दैट मींस नेट फोर्स ऑन द पुली इज जीरो। अब थोड़ा बात करेंगे इसका भी। पुली इज मासलेस, दैट मींस नेट फोर्स ऑन द पुली इज जीरो। ओके, देख लो जल्दी। नेट फोर्स जीरो मतलब अपवर्ड का फोर्स और डाउनवर्ड का फोर्स दोनों बराबर, दोनों बराबर। पूरा सारा काम कर लिया, पक्का? झूठ नहीं ना बोल? वेरी गुड, वेरी गुड बॉय। होमवर्क पुराना वाला, ठीक। फिर आगे बढ़े, सुनिएगा मेरी बात बच्चों।
अब थोड़ा सा हम लोग यहीं पे चर्चा करते हैं पुली के फ्रिक्शनलेस होने का और रस्सी के मासलेस होने का। स्ट्रिंग इज massless and pulley is frictionless। सुनिएगा मेरी बात, स्ट्रिंग मासलेस का चर्चा एक बार और कर चुके हैं। मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, इधर टेंशन लग रहा है T1 और इधर टेंशन लग रहा है T2, और ये है मास ऑफ स्ट्रिंग और ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो T1 माइनस T2 बराबर मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू ए, मास ऑफ स्ट्रिंग 0, तो T1 माइनस T2, तो T1 बराबर। अगर रस्सी मासलेस है तो T1 बराबर। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बात समझते हैं, तो थोड़ा सा और ऊपर करें। ये बात भी लिखना चाहोगे? मौका देंगे, रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से देखो, अगर तुम आम जीवन से सोचना कि अगर मान लीजिए कि ऐसा होता कि ये नीचे जाता और ये ऊपर जाता, ये नीचे जाता और ये ऊपर जाता, तो ये घूमता ना? हाँ, क्यों घूमता? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पुली घूमता, पुली सिर्फ रस्सी जो है इसके ऊपर स्लिप करता, रस्सी इसके ऊपर स्लिप करता, है ना? लेकिन घूमता कब? जब फ्रिक्शन होता तब, है ना? अब तुम ही सोचो कि अगर हम इतने पार्ट का एफबीडी बनाए, इतने पार्ट का, यहां से यहां, ये बी है और ये ए, इतने पार्ट इतना बड़ा रस्सी का बनाए, इस रस्सी को हम सीधा कर देते हैं, ए से बी तक वाले रस्सी को सीधा कर देते हैं। सोच के बताओ क्या क्या फोर्स होगा? यहां पर टीबी और यहां टीए, सीधा करके सोचते हैं। लेकिन इस पुली पे जा रहा था तो कुछ फ्रिक्शन भी तो होगा, है ना? ये इधर फिसलना चाह रहा था, फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगा। थोड़ा सा इतना तो ज्ञान होगा ही आपको। तो इधर की तरफ एक फ्रिक्शन भी लगेगा, है ना? और ये है मास ऑफ स्ट्रिंग और ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन। तो पूरा इक्वेशन क्या लिखाएगा? टीबी माइनस टीए माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एमएस इंटू ए, है ना? अब हम तुमको क्या करें कि मास ऑफ स्ट्रिंग 0, इफ एमएस बराबर 0, तो फिर हम लोग क्या लिख देंगे? टीबी माइनस टीए माइनस फ्रिक्शन दैट इज 0। क्या टीए टीबी बराबर हुआ? अभी बराबर नहीं। लेकिन इफ एफएस इज ऑल्सो 0, फ्रिक्शन भी 0 हो जाए, तब ये इक्वेशन क्या लिखाएगा? तब क्या हो जाएगा? टीबी माइनस टीए बराबर या टीबी बराबर। तो ज्यादातर जगहों पे अभी जो तुम लोग एकदम शुरुआती फेज में शुरू करोगे तो तुमको बोलेगा कि स्ट्रिंग इज मासलेस एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस। ऐसा करते ही आप इधर का टेंशन और इधर का टेंशन, दोनों टेंशन को बराबर कर देंगे, दोनों के टेंशन को बराबर। तो यहां पर जो हम लोग लिखे हैं T2 और T3, ये दोनों बराबर है, ये दोनों। सुनिएगा, पुली मासलेस का मतलब, एक मिनट, पुली मासलेस का क्या मतलब हुआ? नेट फोर्स 0। पुली मासलेस का मतलब क्या? एफ नेट 0। लेकिन स्ट्रिंग मासलेस एट द सेम टाइम पुली इज फ्रिक्शनलेस, दैट मींस सेम रस्सी में पुली के दोनों साइड में टेंशन बराबर, अदरवाइज टेंशन बराबर नहीं होता। वो रोटेशन चैप्टर में बराबर नहीं होगा, तब तक सब जगह टेंशन बराबर होने वाला है ना? इवन मान लो रस्सी मासलेस होता लेकिन फ्रिक्शन होता, तब भी T1 और टीए टीबी बराबर नहीं होता। इज दैट ओके? पक्का? तो क्या आप हमको बताएंगे कि एक पुली है और इसके ऊपर एक रस्सी लपेटा हुआ है, इसके ऊपर एक रस्सी लपेटा हुआ, इधर की तरफ टेंशन और इधर की तरफ टेंशन, दोनों को बराबर कह सकते हैं क्या? कब कहेंगे? जब रस्सी मासलेस होगा, एट द सेम टाइम पुली इज फ्रिक्शन। और यहां का टेंशन को हम 2T लिख सकते हैं क्या? कब? जब पुली इज मासलेस। पुली इज मासलेस, ये पुली अगर मासलेस होता तो इन दोनों टेंशन का सम इसके बराबर होता, तभी ना नेट फोर्स 0 होगा, तभी ना नेट फोर्स 0 होगा। जाने अनजाने तुम अगले
मतलब 2-3 क्लास में लगातार ये काम करोगे कि एक रस्सी होगा उसमें सब जगह टेंशन बराबर करोगे, लेकिन तुम ध्यान रखना क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम मान रहे हो कि रस्सी इज मासलेस एंड पुली इज फ्रिक्शन, पुली इज, इज दैट ओके? बोलो। और नेट फोर्स, अगर हम तुमको कह रहे हैं कि ऊपर वाला टेंशन ये T और T है तो ये 2T है, ऐसा क्यों कह रहे हो? पुली मासलेस। अगर मान लो कभी ऐसा कर दे दोस्त कि यहाँ के टेंशन को T बोल दे और यहाँ एक रस्सी लपेट दे, यहाँ एक रस्सी लपेट दे, तो यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन ये दोनों कितना हो जाएगा? T/2 एंड T/2। बोलो समझ में आ गया? हाँ, अब नेट फोर्स जीरो करना है, नेट फोर्स जीरो करना है तो इस टेंशन के बराबर नीचे का दोनों, और दोनों बराबर बराबर तो आधा आधा होगा। इज दैट ओके? कोई परेशानी? पक्का? हमेशा याद रहेगा। जल्दी बताओ क्या क्या चीज हम बोले, हमको थोड़ा कंक्लूड करा दो, क्या क्या बोले? पुली के दोनों साइड सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। टेंशन कब? तब जब पुली फ्रिक्शनलेस हो एवं स्ट्रिंग मासलेस हो। इज दैट ओके? पक्का पक्का? अच्छा, पुली पे नेट फोर्स जीरो हो, पुली पर नेट फोर्स जीरो कब? जब पुली मासलेस होगा। इज दैट ओके? यस सर। कारण बताओ। क्योंकि नेट जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जीरो होना है तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड, नेट फोर्स जीरो क्यों होगा? मास जीरो टाइम इनटू ए जीरो, तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रस्सी में कोई मास नहीं है और कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होगा, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? क्या तुम ये लिखना पसंद करोगे? यहाँ पर जल्दी लिख लीजिए। अब इसमें सवाल सब करते हैं हम लोग। चलिए, ये तो सबसे पहला सवाल है। इस सवाल का रिजल्ट भी अगर आप याद रखते हैं तो बेहतर है। सवाल है कि ये M2 है, ये M1 है, पुली से बंधा हुआ है, यहाँ पर पुली छत से बंधा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन और रस्सी में टेंशन। हाँ, जब तक दे नहीं तब तक स्ट्रिंग एंड पुली इज आइडियल। ठीक, क्या होता है प्रक्रिया? फोर्स तो इसमें क्या क्या होगा? टेंशन होगा और ग्रेविटी होगा, और एक्सेलरेशन एफबीडी में थोड़ी आएगा, एक्सेलरेशन दिशा। पहले तो फोर्स आइडेंटिफाई करो, एफबीडी बनाओ, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन एज्यूम करो, नहीं कंपोनेंट ब्रेक करो अगर जरूरत है तो, किस डायरेक्शन में? अलोंग द एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, और फिर फोर्स के डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बराबर ma का इक्वेशन लिखो। तो जल्दी लिखो। बहुत बेकार सवाल नहीं? नीचे अच्छा, तुम एफबीडी अलग से बनाओगे, तुम फोटो में ही नहीं बनाओगे, अपना अलग बनाओगे। नीचे की तरफ M2G और ऊपर की तरफ सेम रस्सी, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ आइडियल, तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। यस और नो? एक्सेलरेशन किधर? ए, और इसका ऊपर की तरफ नहीं। इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा? M2G माइनस T बराबर M2A। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लिख दी, और इसका एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या लिखाएगा?
टी माइनस m1g दैट इज m1a। नहीं, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल टी और ए सॉल्व करेंगे, जोड़ दें, क्या आएगा, m2 माइनस m1g बराबर m2 प्लस m1a। ए का वैल्यू कितना, m2 माइनस m2 प्लस m1, ठीक। अच्छा, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे, टी कितना आया है, नहीं किए हैं पता, 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखो तुम्हारी उम्र में थे तो हमको ये दोनों फॉर्मूला याद रहता था। अच्छा बताओ तो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग कितना होगा, कितना, डबल, क्योंकि इस पुली का अगर एफबीडी बनाएंगे तो इधर की तरफ टी, वही टी जो टी इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है, इस पुली को नीचे, टी टी, तो यहाँ की तरफ 2t, तो यहाँ पर जो टेंशन 2t है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस। हमको याद रहता था ये दोनों रिजल्ट, आपको भी याद रहे तो बेहतर है, आगे हम यूज दिखाएंगे इसका। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा छोटा सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अरे बोलो, यस सर, पक्का। कितना किलो का रखे ब्लॉक, बोलो, 10 kg, 2 kg, बहुत ज्यादा रख लिया, 4 kg। एक मिनट जाओ, ठीक है, ओके। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फाइंड टेंशन इन string and acceleration of each block। जल्दी, 2 मिनट, you have 2 minutes। आपने जल्दी जल्दी में कर दिया क्या, 12g माइनस 4g डिवाइड बाई 12 प्लस 4, वहां से एक्सेलरेशन बता दिया, जैसे वहां m2g माइनस m1g था। ओके, तो 12g माइनस 4g इज 8g डिवाइडेड बाई 16, और तो दैट इज 5। अच्छा, एक्सेलरेशन 5 हो गया, तो इस पे 20 न्यूट, 4 इंटू 5 नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए, है कितना, 40, तो ऊपर हो जाएगा 60 हो जाना चाहिए, तभी 20 नेट ऊपर होगा, तो इसमें 60 हो गया। इसमें 10 इंटू 5 नीचे होना चाहिए, नीचे 100 तो नीचे है ही, 50 ही चाहिए, तो यहाँ वाला टेंशन 50। ऐसे किए हो कोई क्या, बाकी तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। आइए ड्यू प्रोसेस से करते हैं। यहाँ के टेंशन को मान लेते हैं T1 मान लेते हैं, ठीक, नीचे की तरफ 4g, और यहाँ पर टेंशन को T2, और यहाँ पे वही T1। अच्छा, 10 kg का अगर एफबीडी बनाएंगे तो जो T2 इस पे 2 kg पे नीचे लग रहा है वही इस पे ऊपर, और नीचे 10g, यस और नो, और यहाँ एक 2g भी तो होगा, बोलो। अच्छा, ये अगर नीचे जाएगा A से तो ये भी नीचे जाएगा A से, और ये ऊपर जाएगा A से। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखना पड़ेगा, T1 माइनस 4g इज इक्वल टू 4a, करेक्ट। और इसके लिए क्या लिखना होगा, 10g माइनस T2 बराबर 10a, और इसके लिए 2g प्लस T2 माइनस T1 बराबर 2a, यस और नो। और इन सब को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ देना, तो ये आ जाएगा 12g माइनस 4g दैट इज 16a। ए का वैल्यू हो जाएगा 8g बाई 16a, सॉरी 16, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, और जब इस a को पुट करेंगे इसमें तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा,
ए का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पर जब ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो T2 का वैल्यू आ जाएगा 100 माइनस 50, दैट इज 50। तो T1 बराबर 60 न्यूटन एंड T2 बराबर 50 न्यूटन। यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू T1, नहीं ये T1 और ये भी T1, तो 2T1, T1 का वैल्यू कितना है 60, तो ये हो गया 120 न्यूटन। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ऐसे ही फालतू फालतू आ जाओ, हटो नहीं। ये कितना केजी था इस साइड में? 4 केजी। इस साइड में कितना था? 2। तो इधर हम 120 न्यूटन लगा देते हैं, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी। सवाल वही है कि बदल गया? नहीं, वही नहीं, सवाल अब बदल गया। अब जो था, सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर ये 10 और 2 12 केजी जब नीचे जा रहा था तो इस रस्सी में टेंशन 120 न्यूटन नहीं था, टेंशन मात्र था 60 न्यूटन। अभी क्या किए हैं हम, यहाँ पे पूरा का पूरा 120 लगा दिए, ठीक है ना। तो टेंशन का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 120। ऐसा सवाल आता है कि जिसमें कि बोल देता है कि दोनों केस में एक्सेलरेशन किस में ज्यादा किस में कम। तो भाई पिछला केस और ये केस दोनों अलग हो। पिछला केस में टेंशन 120 नहीं था, 60 ही था, अब टेंशन कितना है 120। तो अब यहाँ पर जो फोर्स लगाए वही टेंशन हो गया, जो फोर्स लगाए वही, ऐसा क्यों? स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग से क्या, मासलेस। जैसे एक स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे आप लगा दिए 120 न्यूटन और कहीं पर भी टेंशन देखेंगे और इसका मास है 0, तो आप लिखिएगा ना 120 माइनस टी बराबर मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू ए, एंड मास ऑफ स्ट्रिंग 0 होने से 120 बराबर टी हो जाएगा। तो जितना आप न्यूटन फोर्स लगाओगे वही टेंशन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रस्सी मासलेस है और सब जगह वो टेंशन हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक। तो अब बताओ तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 120 माइनस 4g डिवाइडेड बाय 4। नेट फोर्स यही हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 माइनस 4g दैट इज 80/4, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट ओके? बोलो। आगे बढ़े। ब्लॉक 120 ब्लॉक अगर यहाँ पे 12 केजी का लगाते तो ब्लॉक 12 केजी का लगाने से 120 न्यूटन नहीं आता, कुछ और मास रखने से 120 न्यूटन आता है। अगर टेंशन तो अलग बात है, तब तो यही आंसर होता। कुछ और मास रखते सो दैट टेंशन 120 आ सकता था। कुछ और मास रखते M2 M1 M2 2 M1 M2 G by M1 plus M2 120 आ जाता, तब ये आंसर सही होता। इज दैट ओके? ये बात समझ रहे हो ना कि दोनों सेम केस नहीं। ठीक है सर। इधर एक मास बोलो कितना रखें, 5 केजी, और ये 10 केजी, ठीक। और यहाँ पे 200 न्यूटन फोर्स लगा दिए, फोर्स भी लगा दिए, ठीक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, बताइए जरा।
6, एक्सेलरेशन 10, करेक्ट। भाई ये सब सवाल टाइम पास सवाल है, हम करा रहे हैं, मतलब मेरा धर्म है करवाना, इसीलिए अभी बहुत कुछ बाकी है। ओके, क्या आपने 10 केजी का एफबीडी बनाया? तो सब हाँ बच्चों, यार माने आंसर नहीं भी आए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वेशन तो लिखो प्रॉपरली। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स जीरो कर देंगे, क्यों? एक्सेलरेशन नहीं है इसका, है ना? आइए आराम से करते हैं हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है। 10 केजी का एफबीडी बताओ क्या होगा? नीचे 10G, ऊपर T, 5 केजी पे नीचे 5G, और एक 200 न्यूटन भी तो लगाए हुए हैं, 200, ऊपर वही वाला T, ये वाला, ठीक। अच्छा, ये इसको हम नीचे जाता हुआ मान लेते हैं। अगर हम गलती माने होंगे तो ये एक्सेलरेशन खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा, और इसको किधर जाता हुआ मान ले? ऊपर, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया नीचे और इसका ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, नेट फोर्स बराबर लिखते हैं m इंटू ए। क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? इस पर नेट फोर्स कितना है? T माइनस 10G, और दैट इज इक्वल टू 10 इंटू, कोई दिक्कत कोई परेशानी? G माइनस 10G जीरो नहीं होगा, और इसका क्या लिखेंगे? 200 प्लस 5G माइनस T बराबर 5 बराबर, यस और नो। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो TT कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 250 माइनस 100 बराबर 15A, यस और नो। तो A का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का आना चाहिए ये सब। अच्छा, अभी तक जितना सवाल किए हैं, अच्छा टेंशन का वैल्यू, फिर ए का वैल्यू जब हम यहाँ पर 10 रख देंगे तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 प्लस 10 इंटू ए, 10 इंटू ए इज ऑल्सो 100, तो टेंशन बराबर हो जाएगा 200 न्यूटन। इज दैट ओके? बोलो, लिख लो इसको। नहीं होगा बराबर, रस्सी पे नहीं लग रहा है, वो ब्लॉक पे लग रहा है। हम समझ गए आपका कंफ्यूजन का है, मतलब ये टेंशन 200 के बराबर थोड़ी होगा, ब्लॉक पे लग रहा है ना, रस्सी पे डायरेक्ट लगता तब। ठीक है, आगे बढ़ूं? बोलो बच्चों, पक्का? ये बहुत कठिन थोड़ी है, ये सब तो सिंपल सिंपल चीज है। अच्छा, अभी तक जितना भी चीज तुम देखे हो उस सब में तुम एक चीज देख रहे हो कि देखो, टेंशन कैलकुलेट सबसे बढ़िया तरीका यही है, लेकिन एक बात चाहे तो तुम लिख सकते हो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स is same and all blocks move in the line of string, in the line of string, then acceleration can be written as, then acceleration can be written as A बराबर ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। लेकिन ये काम सिर्फ एक्सेलरेशन कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, टेंशन के लिए वापस से हमको एफबीडी और इक्वेशन में जाना ही पड़ेगा। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ये जो पिछला 2-3 सवाल है उसको समझते हैं वहां से। जो सबसे पहला सवाल हम लोगों ने किया है, ये तुम एक बार बताओ, M2 तो बोल दिया M1 से ज्यादा है, तो ड्राइविंग फोर्स मतलब एक्सेलरेट जो कराने का कोशिश कर रहा है, अपोजिंग फोर्स जो एक्सेलरेट कराने से रोक रहा है, तो M2 ज्यादा है, तो M2 इसको खींचना चाह रहा होगा, M2G। तो ड्राइविंग फोर्स कितना है?
और अपोजिंग फोर्स कितना है m1g, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लग रहा है ना। और सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, ये अगर ए से जाएगा तो ये भी ए से जाएगा, क्यों? क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। रबर का रस्सी होता तो हो सकता है ज्यादा चल जाता और ये थोड़ा कम से चलता है ना, या वहीं रह जाता, वो भी एक संभावना है। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्यों सेम? क्योंकि स्ट्रिंग इज आइडियल, इनएक्सटेंसिबल। तो अब इसमें ड्राइविंग फोर्स कितना हुआ m2g और अपोजिंग m1g, और टोटल मास कितना हो गया m2 प्लस m1। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो m2g माइनस डिवाइडेड बाय m2 प्लस। लेकिन फिर भी अगर टेंशन के लिए फिर भी अगर टेंशन पता करना होता तो हमको एक ना एक इक्वेशन इस दोनों में से लिखना पड़ता और इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करना होता। इसीलिए ये सब फर्जी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, जो बेसिक मेथड है वो हमेशा रेस्क्यू के लिए आएगा। हाँ, काम आपका आसान कर देगा। जैसे जैसे यहाँ पे अगर देखिएगा तो ड्राइव कराने का कुछ एक्सेलरेशन किधर होगा? 10 kg, 12 kg, 4 kg, किधर होगा एक्सेलरेशन? इधर 10 kg, 2 kg, 4 kg, मतलब ये 12 kg। तो एक्सेलरेशन इधर होगा पक्का। तो ड्राइव कौन करा रहा है? 10g और 2g, यस और नो? बोलो। तो 10g और 2g अगर ड्राइव करा रहा है तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया 12g, और अपोज कौन करा रहा है? एक्सेलरेट करना चाह रहा है लेकिन 4g अपोज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू खट से क्या लिखेंगे? 12g माइनस 4g डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4। 12 या 10 प्लस 2 टुकड़ों में लिख लो। तो ये कितना हो गया? 120 माइनस 40, दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज 5। अल्टीमेट इक्वेशन हम लोगों का भी यही आया था, 12g माइनस 4g बराबर 12 प्लस 4 इंटू ए, वही आया है ना। तो बस इक्वेशन सॉल्व करने का वो तरीका है। इज दैट ओके? अच्छा, एक्सेलरेशन 5 आ गया, एक्सेलरेशन 5, टेंशन भी मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन 5 आ गया तो इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 4 इंटू ए 20, कितना होना चाहिए? किधर? ऊपर। धरती माता किधर खींच रही है? 40 से नीचे। और नेट हमको चाहिए ऊपर 20, तो टेंशन कितना होना चाहिए? तभी ना नेट ऊपर होगा 20। इसका टेंशन आ गया। अच्छा, इसमें टेंशन के लिए धरती माता इसको नीचे कितने से खींच रही है? 10 गुना 5, सॉरी 10 इंटू जी, 100 से ना। धरती इसको कितना से खींच रहा है? 100 से। नेट फोर्स कितना चाहिए इस पे? 10 इंटू 5 m इंटू ए, 50 नेट चाहिए। किधर? नीचे। ऊपर कैसे? ये नीचे आ रहा है ना, तो 50 नीचे चाहिए, 100 लग ही रहा है, तो ऊपर की तरफ अगर 50 लग जाए तो नेट हो जाएगा 50। तो इसीलिए इसमें ये वाला टेंशन 50 वही आया भी। इज दैट ओके? तो छोटा मोटा सवाल को तो ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सब छोटे मोटे सवाल ही हैं। अब जैसे यहाँ 120 है तो टेंशन पूरा का पूरा 120 हो गया। तो इसको ड्राइव कौन कर रहा है? 120। अपोज कौन कर रहा है? तो ड्राइविंग फोर्स हो गया 120 और अपोजिंग 40। तो नेट फोर्स कितना हो गया? और डिवाइडेड बाय मास कितना? 4। तो इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा? बोलो। जैसे ये सवाल है, अब इसमें ड्राइव कौन कौन करा रहा है? 200 भी और 5g भी, यस और नो? तो ड्राइविंग फोर्स 200 प्लस 5g। अपोजिंग फोर्स कितना? 10g। अपोजिंग फोर्स कितना? यस और नो? तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स 200 प्लस 5g माइनस 10g, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना? 15। यही ना होगा एक्सेलरेशन? 250 माइनस 100, 150 बटे 15 कितना आ जाएगा? 10। और वही आया आंसर 10। यहाँ का टेंशन पता करना है। ये ऊपर जा रहा है कितने से? 10 से। ये जा रहा है ऊपर कितने से? 10 से। मास कितना है? 10। ऊपर 10 से ले जाने के लिए नेट फोर्स कितना चाहिए? 10 इंटू 10 m इंटू ए, 100 चाहिए। धरती इसको कितना से खींच रहा है? 100 से। ऊपर कितना हो जाए कि नेट 100 ऊपर हो जाए? टेंशन ऊपर में कितना हो जाए? तभी ना नेट हो जाएगा 200 माइनस 100, दैट इज 100। समझ में आया? टेंशन भी आ गया। वही कर रहे हैं, जो इक्वेशन लिखा है वही काम कर रहे हैं। ये सवाल है। अबे ये सवाल कहाँ? चलिए आइए, प्रॉपर मेथड से करेगा, कोई दिमाग ज्यादा दहना बहना नहीं यूज करेगा। विद्या का समय तुमको 10 kg 5 kg, वैसे भी हम 2-3 वो चीज ऐसा पूछेंगे कि तुमको प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है।
find acceleration of each block. Tension in string. Hinge force on pulley. Hinge force on pulley. Assume pulley to be massless. Assume pulley to be massless. बताइए जरा, देखिएगा। बच्चों सुनो, आपने इस 10 kg का एफबीडी तो बनाया ना, नीचे कितना और ऊपर टी है ना जी, ठीक है जी। और ये 5 kg का एफबीडी आपने क्या बनाया, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और इधर, यस और नो, पक्का? अच्छा, इसका एक्सेलरेशन किधर एज्यूम करेंगे, कितना, और इसका आगे की तरफ कितना, ठीक। तो इक्वेशन क्या लिखाएगा, इसे क्या लिखाएगा, 10g माइनस टी बराबर 10a, यस और नो। और इसके लिए क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू 5a। बोलो, यहां पर जो तुम लिखी हो t माइनस 5g बराबर 5a, वो काहे लिखी हो सब बताओ तो। t के अपोजिट में 5g है, 5g को तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, ओके। जस्ट बिकॉज कि पिछला क्वेश्चन में t माइनस एम जी था, तो यहाँ भी होगा ही नहीं होगा, देखना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम कि किधर लग रहा है। इधर t लग रहा है और इसको अपोजिट में कोई है नहीं है, और ऊपर में तो जा नहीं रहा, जाता रहा हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे t माइनस कुछ भी नहीं इज इक्वल टू 5 इंटू ए। इज दैट ओके? ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो टी कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10g, और ये हो जाएगा 10 प्लस 5 a। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/15, दैट इज 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? ये तो बड़ा ही सरल था करना। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास से भी कर देते। ड्राइविंग फोर्स कितना होता 10g, अपोजिंग कोई भी नहीं है, कोई भी अपोज करने वाला नहीं है, तो एक्सेलरेशन आ जाता ड्राइविंग फोर्स माइनस 0 डिवाइड बाय 10 प्लस 5, तो 100/15, दैट इज ऑल्सो 20/3। खैर ये आ गया हमारे पास 2g/3। इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे पुट कर दें, हाँ या लो यही पुट कर देते, तुम्हारा मर्जी। तो हाँ, यहाँ पुट करने से क्या ही मिलेगा, ओके। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू a इज 2g/3, माने आ जाएगा 10g/3, या इसी को बोले तो 100/3 न्यूटन। यस और नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लेकिन बच्चा इसमें एक बात और कह रहा है कि फाइंड हिंज फोर्स ऑन द पुली। क्या कह रहा है? हिंज का क्या मतलब होता है? हिंज मतलब, हिंज माने हिंज सर, जहां पे वो कील है, नहीं जो कील है या नट है जिससे हम उसको फिक्स किए हुए, नहीं। तो ये जो फिक्स किए हुए हैं हिंज से, कील से, दैट इज कॉल्ड हिंज। वो कितना फोर्स लगा रहा है पुली पे? एक बार बताओ, क्या हम पुली का एफबीडी बना सकते हैं? बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो बनाएंगे तो क्या आएगा, ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है, ये रस्सी एक ये 90 डिग्री पे है ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर जो अगर रस्सी है अवे फ्रॉम द पुली इधर हो जाएगा अलोंग द रस्सी, और यहां पर अवे फ्रॉम द पुली इधर हो जाएगा। टी लगता भी किधर है? अलोंग द रोप या स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी। यस और नो? बॉडी यहाँ पे रस्सी है, लेकिन ऑब्वियसली वही टेंशन जा रहा होगा इस पे। और अगर इस पुली के पास कुछ मास होता तो उसका एमजी भी आता, लेकिन वो है नहीं। अच्छा, ये दोनों टी 90 डिग्री पे लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा,
कितना आएगा? √2 इंटू टी। टी नॉन जीरो नहीं है, टी का वैल्यू तो कुछ है ही, 100/3 है ना? तो ये तो इधर नेट फोर्स लग रहा है, तो भाग जाना चाहिए ना इसको, लेकिन भाग कौन रोक रहा है इसको? यहाँ पर जो ये हिंज है, ये हिंज इसको रोक रहा है, और जितना ये लग रहा है उसके ऑपोजिट में फोर्स लगा करके नेट फोर्स 0 कर दे रहा है, तब ये रुका हुआ है। इज दैट ओके प्यारे बच्चों? तो व्हाट इज एफ हिंज? 100/3। एफ हिंज बराबर √2 इंटू टी, दैट इज √2 इंटू 100/3 न्यूटन। क्या समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का बोलो, झूठ बोले? वेरी गुड, आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आज इजी का ही चलेगा, आज भर दिन इजी चलेगा, अगला क्लास में आई विल लेट यू नो। ठीक, आगे बढ़े। शुरुआत तो ऐसे ही करना चाहिए, आए एक बार सीधे यूट्यूब का क्वेश्चन को, कोई मतलब नहीं, फालतू बात है। कराते तो हैं अंत में नहीं, अरे तुम नहीं थे बीच में, 1-2 दिन हम लोग, वो तो एससी वर्मा का था, एक तो वो भी करे थे ना, पाथफाइंडर का भी एक आध क्वेश्चन किए थे ना। यू वर हियर, ओके, यू आर ए गुड बॉय। बच्चे मन के सच्चे। अच्छा एक मिनट बच्चों, हेलो, इस सवाल में अगर, हेलो, इस सवाल में अगर पुली का अपना कुछ मास भी होता तो हिंज फोर्स क्या होता? ठीक बोल रही है, कह रहे हैं कि अगर इस पुली के पास कुछ मास होता तो इस पुली के एफबीडी में ये होता कि एक तो टी लगता इधर, और एक जो पुली का अपना मास है mp इंटू जी, और एक टी, और इस तीनों को रिजल्टेंट को कौन बैलेंस करता? तो बेसिकली इधर की तरफ हम लोग नेट लिख लेते टी प्लस mp इंटू जी, और इधर की तरफ टी, और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाता? नहीं, इसका रिजल्टेंट होता कितना? √ओवर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस एमपीजी का, यही होता ना, और उसको कौन बैलेंस करता? हिंज फोर्स। तो हिंज फोर्स हो जाता √T² प्लस टी प्लस एमपीजी का, और टी का जो भी वैल्यू होता है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। ऐसा सवाल एक बार मैंने नीट में पूछे हुआ था, मैं दिखला देता हूँ, फिर उस सवाल पे चलेंगे। इसको हटा दें। एक सवाल सिंपल ही था, ये m था, ठीक, और पुली का मास जो था वो कैपिटल, पुली का मास जो था वो कैपिटल M था, ठीक, और ऐसे बंधा हुआ था, बोला था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और नेट हिंज फोर्स, नेट हिंज फोर्स। तो भाई साहब यहाँ पे टेंशन कितना हो जाता? टेंशन किसके बराबर हो जाता? mg के बराबर। तो इस पुली का एफबीडी में क्या आता? नीचे में एक टेंशन जिसका वैल्यू होता mg, क्योंकि ये बंधा हुआ है ना, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसलिए t का वैल्यू, और इधर भी t कितना? mg, और इधर एक कैपिटल mg। नहीं, तो नेट रिजल्टेंट इस सब का क्या हो जाता? स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg का होल स्क्वायर, अब प्लस स्मॉल mg का और उसका अंडर रूट, और उसी को कौन बैलेंस करता? हिंज। और वो हिंज फोर्स हम लोग इधर की तरफ दिखा देते कि भाई इन तीनों के रिजल्टेंट को हिंज फोर्स बैलेंस कर रहा है। ओके, लिख लो। हाँ, तो इस सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, सोच समझ के बोलो। 10 kg,
ठीक है, अरे पागल हो गया, तब तो कुछ होगा ही नहीं। इधर 5 kg लिख लेते हैं। Find acceleration of each block and tension in both string. And tension in each string. हाँ बच्चों, पहला कार्य क्या किया आप? एक्सेशन कहानी, पहला काम एफवीडी बनाए। आप अलग फिगर फोटो में बनाए कि इसी में बना दिए? अलग में। वेरी गुड। क्या क्या किए बताओ जरा। इसमें टेंजी नीचे, T1 मान लेते क्योंकि 2 रस्सी है। T1 अच्छा एफवीडी में नहीं है, वो सिंपली हम बना लिए हैं एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। ठीक है ये, और इसमें बताओ जरा, यहाँ पर टेंशन कितना? T1 राइट की लेफ्ट? क्या है राइट? टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। जिस भी बॉडी पे बनाना है टेंशन हमेशा खींचने का कोशिश करता है, तो यहाँ से खींचने के लिए इधर ही नहीं लगाना होगा। खैर T1। अच्छा इस पर टेंशन किधर? रस्सी बदल गया, टेंशन भी बदल गया। इसके एफबीडी में क्या? ऊपर नीचे। अच्छा यहाँ पे 10G और नॉर्मल बना सकते हैं? बनाने को बना, कोई यूज? इसका एक्सेलेरेशन ए नीचे, तो इसका एक्सेलेरेशन ए और इसका एक्सेलेरेशन ए अपवर्ड। यस और नो? तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा? 10G माइनस T1 बराबर 10A बराबर 10A। यस और नो? इसका क्या इक्वेशन होगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10A। इस तरफ एक्सेलरेशन है ना, तो T1 माइनस T2, और ऊपर है तो T2 माइनस 5G। नहीं, T2 माइनस 5G बराबर पक्का? सबको जोड़ देने से काम बन जाएगा? हाँ सब, हाँ T1 T2 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 10G माइनस, और यहाँ क्या आएगा? 10 प्लस 5 इंटू A। यस और नो? बेसिकली देखो तो यही तो है नेट ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग करने वाला कितना? 10G, अपोज करने वाला, और टोटल मास 10 प्लस 5। यस और नो? तो एक्सेलरेशन का वैल्यू सिंपली हो जाएगा 10G माइनस 5G बाई 25, दैट इज 50 बाई 25 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। और एक्सेलरेशन का वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 80 नहीं, और इसमें पुट कर देंगे तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। ओके, 80 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। यस और नो? लिख लो। ओके बड़े कहाँ? जब तक बोला न जाए ब्लॉक और स्ट्रिंग, पुली और स्ट्रिंग को आइडियल मानते रहो। कितना एंगल मानना चाहते हो?
हो 30 डिग्री, यू आर गुड बॉय। सुंदर डेटा है ना। और बोलो बोलना 10 kg, ठीक। और ये 5 kg इज गुड kg, 5 kg इज गुड kg। नहीं, फाइंड string and pulleys are ideal. Yes. String and pulley are ideal. Find acceleration of each block, tension in each string, and hinge force on pulley. Hinge force on pulley. लिखिएगा जरा, ट्राई करके बताइएगा। सर आप एक्सेलरेशन तो देख के ही बता दिए होंगे। Yes, sir. क्या मैंने क्या किए, देख के बता सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स कितना, 10G, 10G. अपोजिंग 5G, 25 नहीं 5G, 5G sine. उसी को ढंग से बोलना है। सुनिए मेरे, आराम से करके छोड़ दो, समझ के बाद। इधर देखो कितना होगा 10G, और ऊपर कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, इस 5 kg का एफबीडी अगर बनाएंगे तो नीचे आएगा 5G, रुक जाओ, इधर T और इधर नॉर्मल, है ना। Yes, sir. ये वाला एंगल, अच्छा हम जब ग्रेविटी का बताए थे तो बताए थे ना, ये वाला एंगल फिर से 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करें 5G का, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5G cos 30 नहीं, और इधर 5G sin 30 डिग्री नहीं। एक्सेलरेशन इसका किधर एज्यूम करें, नीचे। हो सकता है गलत एज्यूम किए होंगे तो निगेटिव, आ जाएगा। और इधर अपवर्ड। तो इसकी तरफ क्या इक्वेशन लिखूंगा, 10G माइनस टी बराबर 10A, सही कि गलत। और इसके लिए क्या लिखूंगा, T माइनस 5G साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5A। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट के साथ कुछ नहीं किए। अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं कि n माइनस 5G cos 30 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, इसके परपेंडिकुलर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इधर ओके। तो यहाँ पर अगर हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो फिर से ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स जैसा आएगा। कितना आ जाएगा, 10G, टी कट जाएगा, माइनस 5G साइन 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 5A नहीं, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू A। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास इज A। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो 100 माइनस 25 दैट इज 75, आप डिवाइड बाय 15, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया क्या। और उस 5 को इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। किसी को कोई दिक्कत, पक्का। लेकिन इसमें हिंज फोर्स भी बोला है, हाउ मच, 50 रूट वाई। आपने ये किया सर कि आप इस तेरी भला, आपने ये किया कि इस पुली का एफबीडी बनाया, उस पर एक टेंशन लगाया इधर और दूसरा टेंशन लगाया इधर, और देखो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल, तो ये टेंशन और ये टेंशन, अगर मैंने इधर टेंशन बनाया हूं और इधर टेंशन, तो इन दोनों के बीच भी एंगल कितना होगा 60, क्योंकि इसके ये वाले लाइन के पैरेलल ये टेंशन है, ये वाले लाइन के पैरेलल ये टेंशन है, तो दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री। अच्छा, दो बराबर फोर्स अगर 60 डिग्री पे लगते हैं तो उनके बीच उनका रिजल्टेंट कितना होता है, एफ रूट। ये चीज हम लोग पढ़े थे वेक्टर में, ये 60 डिग्री है
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा कितना, टी रूट 3, और इसको बैलेंस कौन करेगा, तो हिंज फोर्स कितना हो जाएगा, टी रूट 3, टी रूट 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ हिंज बराबर, क्या इसको दोबारा बताऊं, पक्का, सच सच बोलो, क्लियर, आगे बढ़े, बढ़े ना। चैन है मेरे दिल को दुआ कीजिए, बोलो ये एंगल, अब बोल दो वही 37 डिग्री और ये 53 53 डिग्री। चलो ये वाला मास कितना, 5, ठीक है, और ये वाला 15, ठीक है यार, 15 बोल रहे हो तो 15 kg ले लेते, ओके। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन इन स्ट्रिंग and hinge force on pulley, hinge force on pulley, ओके, बताइए जरा। Yes sir. हाँ, क्या किया आप लोगों ने, एफबीडी बनाया, Yes sir. सच बोले झूठ नहीं बोलना, आंसर लाना उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, पहले एफबीडी बनाना, प्रॉपर इक्वेशन लिखना, तब फिर आंसर आ जाए तो अच्छी बात, ओके। आप एफबीडी अलग फोटो में बनाइएगा, बोलो, इधर की तरफ टी, और ये 5G. 5G, Yes. नहीं, Yes sir. 5G का इधर वाला कंपोनेंट कितना और इधर वाला कंपोनेंट कितना, थोड़ा सा ऑब्वियसली 5G यहाँ लगेगा भी नहीं, अगर तुम कायदे से देखोगे तो 5G यहाँ से लग रहा होगा, नहीं, तो अब ये वाला एंगल कितना, 53 डिग्री, दो लाइन के बीच एंगल थीटा, उनके परपेंडिकुलर के बीच में थीटा। तो अब जरा बताइए कि 5G का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया, 5G cos 53, और इधर 5G Sin 53. sin 53, यस और नो, ये हो गया। और 15 का, 15 वाले का एक नॉर्मल भी यहाँ बनाना चाहिए हमको, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। 15G का कंपोनेंट जरा बताइए, किधर किधर कितना कितना, 15G का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, 15G cos 37 डिग्री का है कि ये वाला एंगल आएगा 37, और इधर वाला 15G sin 37, और ये नॉर्मल, और यहाँ पे T, ठीक। ब्लॉक इधर, ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, उधर 15G के तरफ जाएगा. का है, Inextensible. मास ज़्यादा है इसीलिए, मतलब इसीलिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही ड्राइव कर ले, हो सकता है कि जो कम मास वाला वो भी ड्राइव करे, एंगल के का भी सहारा है। एनीवे हम लोग मान लेते हैं, वैसे तुम लोग माने हो किधर, इधर, तुम सही दिशा माने हो, लेकिन अगर गलत मान रहे होते, इधर मान रहे होते, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता, जो बताता है कि तुमने जो चुना है उसके ऑपोजिट में एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन इधर, और ये भी एक्सेलरेशन इधर है ना, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, 15G sin 37 माइनस टी इज इक्वल टू 15A, और ये वाला क्या होगा, T माइनस
टी माइनस 5g sin 53 साइन 53 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। यस और नो? yes sir पक्का? yes sir अच्छा, अगर हम इस दोनों को सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए दोनों को जोड़ ही देंगे ना? yes sir जोड़ेंगे तो टी टी, चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 15g साइन 37 माइनस 5g sin 53 53 बराबर 15 प्लस 5 इंटू ए ए। यस और नो? yes sir तो ये कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू नहीं इसका 150 गुना 3/5 90 आएगा 90, yes sir और 50 गुना 3/5 4/5 40 40 बराबर 28 ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? yes sir यहाँ से टी का वैल्यू अगर रख देंगे तो टी का वैल्यू कितना आएगा? 52.5 ये 12.5 और ये 40, 12.5 और 40 52.5, मतलब 52.5 मतलब 105/2 ना? yes sir 105/2 न्यूटन। ओके, yes sir अच्छा हिंज फोर्स कितना आ जाएगा? T√2 दिस इंटू √2, दिस इंटू, √2 ऐसा क्यों? 90 डिग्री का है अगर तुम पुली का एफबीडी बनाओगे, पुली का एफबीडी बनाओगे तो कैसा आएगा? देख लो, यहीं पे बना लेते हैं। यहाँ पर वही टेंशन और यहाँ पर वही टेंशन, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, और उनको कौन बैलेंस करेगा? हिंज फोर्स। उसको कौन बैलेंस करेगा? यस और नो? yes sir तो टी और टी 90 डिग्री पे उसको हिंज फोर्स बैलेंस करेगा ना? तो टी और टी का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री T√2। तो हिंज फोर्स डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे? 52.5 T√2। 90 डिग्री पे इक्वल फोर्स के रिजल्टेंट होता है √2 इंटू दैट फोर्स। तो ये हो जाएगा 105/2 इंटू √2। कायदे से तुम इतना पे भी छोड़ सकते हो, नहीं? yes कोई दिक्कत, कोई परेशानी? no sir पक्का? yes sir थोड़ा और आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। ये वाला एंगल कितना रखते हैं? 53 डिग्री। अब रख दिए तो रख दिए। ये वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है? ओके, क्या हुआ? हाँ, और खाली एक्सेलरेशन बताना है अभी आपको कि अगर ये 10 kg है और ये 5 kg है, पेन नहीं उठाना है और बताना है कि एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू होगा। पेन नहीं उठाना है, बताना है एक्सेलरेशन का वैल्यू। एक्सेलरेशन का वैल्यू बताना। नहीं मैंने आराम से इक्वेशन बताओ ना, सॉल्व हम कर लेंगे। मैंने एक एक्सप्रेशन बताओ एक्सेलरेशन का। कितना? 10g साइन 53 डिग्री प्लस की माइनस? प्लस कितना? 5g साइन 30 डिग्री। नहीं, 10g का ये वाला साइन 53 ड्राइव कर रहा है और 5g का ये साइन 30 भी तो ड्राइव ही कर रहा है ना। अपोज करने वाला कोई नहीं है। डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5। यस और नो? बोलो। और आराम से करो तो फिर टेंशन का वैल्यू भी आ जाएगा। देखो जरा करके की का वैल्यू। एफबीडी बनाओ प्रॉपर। बच्चों
आपने क्या ये बात आप समझ गए थे एक्सेलरेशन वाला? लेकिन फिर भी अगर हमको एफबीडी बनाना पड़े, फिर भी क्या बनाना ही पड़ेगा ज्यादातर केसेस में, तो इधर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट कंपोनेंट लिखना चाहते हैं हम, 10g साइन। देखो बाबू हम ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं, जब हम एफबीडी सिखाए थे एमजी का तभी से। और इधर वाला कितना, इधर और इधर टेंशन टी ही मान लेते हैं, एक ही तो रस्सी है। और यहाँ पर टी ना, और 5g का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, तो इधर कितना हो जाएगा 5g 30, और इधर 5g साइन 30, और इधर नॉर्मल n1 लिख लेते हैं। और अपोज करने वाला कोई नहीं, इसका भी एक्सेलरेशन ए और इसका भी एक्सेलरेशन ए, है ना। तो इधर क्या लिखेगा इक्वेशन, 10g साइन 53 माइनस टी बराबर 10a, और ये बराबर ये कितना होगा, t प्लस 5g साइन 30 इज इक्वल टू 5 इंटू ए होगा ना, t प्लस 5g साइन 30 बराबर 5 इंटू ए। और तो पूछ करने वाला कोई नहीं, और जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो अपने आप जो हमारा इक्वेशन है वही आएगा नहीं, 10g साइन 53 प्लस 5g साइन 30 और इज इक्वल टू 15a, या a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना आ जा रहा है यहाँ से बाबू, ये कितना आ रहा है 80, और ये 25, तो 80 25 बाई 15, बहुत सुंदर आंसर आ गया। ठीक है, तो इस 7 को यहाँ पुट कर देते हैं, तो टेंशन का वैल्यू कितना आ जा रहा है 10 न्यूटन, क्या 80 माइनस 70, हाँ 10 न्यूटन। ओके बोलो बच्चों, इधर ओके। मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, एक दो छोटा मोटा चीज। आगे बढ़े, आप पॉज करके लिख सकते हैं इसको, आपने लिखा भी होगा, लिख लियो जल्दी बोलो। हम कह रहे हैं कि अगर देखिएगा जरा, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल को बीटा, इस एंगल को गामा। एक ब्लॉक यहां रखते हैं, ठीक, एक ब्लॉक यहां रखते हैं, ठीक, एक ब्लॉक यहां रखते हैं, और एक ऐसे, ठीक है। हाँ नीचे भी एक ब्लॉक है। एक्चुअली हम तुमको तैयार कर रहे हैं फॉर अ क्वेश्चन विच इज इन इरोडोप। सुनिएगा मेरी बात, इस मास को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m1, इसको m2, m3, m4, यस और नो। हम ऐसे में अगर छोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन एक लाइन में तुम बता सकते हो ना, कितना, m4g प्लस m3g साइन गामा प्लस 2g साइन बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया, छोड़ने के तुरंत बाद का एक्सेलरेशन, छोड़ने के तुरंत बाद का, यस और नो। टेंशन वैसे तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, अभी टेंशन उद्देश्य नहीं है कैलकुलेट करना, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए एक लाइन में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम बोले कि यहां से छोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, नहीं। अगर हम एक काम करते कि इस रस्सी को, मतलब इस ब्लॉक को यहाँ रस्सी से बांध देते, ठीक, तो इस रस्सी में टेंशन कितना बोलते तो, टी। बहुत तेज हो यार, थैंक यू वेरी मच, वाह वाह, अलग से तुमको हम देते भारत रत्न। बोले टेंशन कितना था, टी, वेलोसिटी इज वी, एक्सेलरेशन ए।
टी का वैल्यू कितना होगा? नहीं 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 नहीं, अगर रहता तो एक्सेलेरेट कर भी नहीं करता ना। तो इसको पूरा अगर इस टेंशन का वैल्यू पूछते तो इस टेंशन की जिम्मेदारी किस किस को बैलेंस करने की थी? इसके पूरे वेट को, लेकिन इसके सिर्फ साइन वाले वेट नहीं। अरे बेसिकली जो ऊपर में लिखे हैं ना उसके इक्वल होता नहीं। एक्चुअली आप टी का वैल्यू जो लिखते वो लिखते m4g प्लस m3g साइन गामा प्लस m2g साइन बीटा प्लस m1g साइन। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि नेट फोर्स जीरो करना होता। हम अगर मान लीजिए ऐसे लिखते नेट ड्राइविंग फोर्स, तो नेट ड्राइविंग फोर्स लिखते हैं ना m4g प्लस m3g साइन गामा प्लस m2g साइन बीटा होता ड्राइविंग फोर्स। m2g का साइन बीटा वाला कंपोनेंट ड्राइव करता, और यहाँ पे प्लस m1g साइन अल्फा माइनस टी बराबर नेट फोर्स जीरो। तो टी का वैल्यू आ गया ना ये, यस और नो? कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ गए? अगर बांध देते तो टेंशन इतना आता, मान लीजिए इस रस्सी को काट देते तो काटने के तुरंत बाद एक्सेलरेशन इतना आता। ठीक है बच्चों? बोलो बच्चों, पक्का पक्का? ओके, समझते हैं हम लोग एक सवाल को। आइए, यूरोडोप का एक सवाल है, उसी को लोग बाग दाहिना बाया करके देते रहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो डरो मत। कितना दिया हुआ है उसका मास बच्चे? मास पर यूनिट लेंथ लेम्डा। इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है? लेम्डा। और रेडियस ऑफ दिस स्फीयर हमको लगता है 2/π मीटर दिया होगा। और हमें बांध दिए, जो हैंगिंग पार्ट है उसका लेंथ कितना है? अच्छा, क्या? 1.5 मीटर रेस्ट ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस। एक मिनट, इसमें दिया गया है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन इज लेम्डा। टोटल लेंथ 3/2 मीटर या 1.5 मीटर। अभी हम रस्सी बांधे हुए हैं और पूछा गया कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। एक बार और दिए थे तुमको इसी का बदला हुआ रूप, होमवर्क के फॉर्मेट में डिस्कस नहीं किए थे, तो आज हो जाएगा वही। ठीक है, आज हम तुमको तैयार कर दिए उसके लिए। हाँ, अरे रुको ना, हो गया, वही सवाल है। ठीक, क्लियर? बोलो। और पूछा गया कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ये जो टेंशन है, ये जो रस्सी है, इसमें कितना टेंशन है। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2/π। एक स्मूथ स्फीयर है जिसका रेडियस 2/π मीटर है। एक चेन है जिसका लेंथ 3/2 मीटर है। चेन का मास पर यूनिट लेंथ है लेम्डा केजी पर मीटर। ठीक है, और अब आपसे पूछ रहा है कि रस्सी में टेंशन कितना है। तो एक बात बताओ कि ये हैंगिंग मास कितना होगा, हैंगिंग लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ 3/2 है, और ये वाला लेंथ देखोगे तो क्या आ जाएगा? 2πr/4, दैट इज πr/2, दैट इज π/2 इंटू 2/π। मतलब 1 मीटर लेंथ यहाँ है और बाकी हैंगिंग है। तो कितना हैंगिंग है? आधा मीटर। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि रस्सी में टेंशन कितना है। पहले बताइए टेंशन, फिर एक्सेलेरेशन पे आएंगे हम। अरे इसमें डरने का कोई बात, जो चीज यहां किए थे ना बाबू, जो चीज यहां किए थे ना, कुछ मास हैंगिंग है और कुछ मास अलग अलग एंगल पे है, तो टोटल टेंशन क्या हो गया? इसका पूरा वेट, इसके वेट का साइन गामा, इसके वेट का साइन बीटा, इसके वेट का साइन अल्फा। यस और नो? तो
अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो हैंगिंग मास तो ये हो गया, अब बाकी यहाँ से यहाँ तक ढेर सारा मास हो गया, ढेर सारा छोटा छोटा मास हो गया, जो कि अलग अलग एंगल बना रहा होगा, जो अलग अलग एंगल इधर ओके। आइए तो थोड़ा समझते हैं हम लोग, इसको हटा दें या यहीं पे देखते हैं। हाँ ये एक स्फीयर है। हाँ बच्चे, मान लीजिए कि एक मिनट, मान लीजिए कि एक चेन का टुकड़ा है जो कि सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है, जो कि सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है, और यहां से एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा, यहां से एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा। तो एक बात बताइए कि ये लेंथ कितना होगा बेटा, dl, जिसका वैल्यू कितना होगा r इंटू छोटा सा एंगल डी थीटा। सही कि गलत? ठीक है। एक बात बताओ, चूंकि 1 मीटर लेंथ का मास है लेमडा, इसीलिए dl मीटर लेंथ का मास हो जाएगा लेमडा इंटू dl। तो इसको जो है हम लोग छोटा सा मास बोल देंगे, नहीं dl लेंथ का मास हो जाएगा dm। तो dm का वैल्यू कितना हो गया, लेमडा इंटू dl, और dl इज आर डी थीटा। यस और नो, बोलो। अच्छा, अगर तुमसे हम ये पूछे बच्चे मन के सच्चे, डीएम को धरती कितने से खींच रही है बेटा, डीएम जी, और ये एंगल कितना है थीटा। यस और नो। तो डीएम का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डीएम जी, और इधर वाला डीएम जी साइन। यस और नो, बोलो। यस सर। पक्का। अब थोड़ा सा वही वाला चीज हो गया, ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, डीएम जी नहीं, बोलो। पिछला केस में जैसे यहां पर अगर तुम देखते तो M2G का ड्राइविंग कंपोनेंट कितना हो जाता है, M2G साइन बीटा, वैसे ही यहां पे ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, DMG साइन थीटा। यस और नो बच्चों। यस सर। अब इस तरीके का ढेर सारा फोर्स इसको नीचे खींचना चाहेगा। यस और नो। यहां पर अगर हम तुम देख रहे थे तो टेंशन का वैल्यू कितना आया था, सारे mg का इंक्लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट और प्लस इसका पूरा का पूरा mg, और वो आ गया था टेंशन के बराबर, है ना। तो अगर तुम इसमें देखोगे बच्चे, तो इसमें इस जगह पे जो टेंशन होगा वो टेंशन क्या होगा, इस सारे डीएमजी साइन का समेशन यहां से यहां तक, और उसके बाद इतने लेंथ का पूरा वेट। यस और नो, समझ में आ गया, बोलो। तो टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डीएमजी साइन थीटा ढेर सारा अब प्लस इतने पार्ट का वेट, इतने पार्ट का वेट कितना है, 1/2 इंटू लेमडा इंटू जी, नहीं 1 मीटर का लेमडा मीटर तो आधा मीटर का, 1 मीटर का लेमडा केजी तो आधा मीटर का लेमडा बाई 2 केजी, तो वेट कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 जी। तो यहां से यहां तक के लिए टेंशन, इन सारे जो एलिमेंट है छोटे छोटे, उसका वेट का साइन थीटा वाला कंपोनेंट टेंशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसका पूरा का पूरा वेट पार्टिसिपेट कर रहा है। देख लो डिट्टो ऐसा ही है कि नहीं, है ना। टेंशन में क्या हो जाएगा, M3G साइन गामा, M2G साइन बीटा, M1G साइन अल्फा, है ना, और अंत में M4G, सबका सम इज टेंशन। तो यहां पर क्या होगा बच्चा, इस जगह पे टेंशन का वैल्यू हो जाएगा समेशन ऑफ DMG साइन थीटा प्लस आधा मीटर के वेट, दैट नहीं 1/2 इंटू लेमडा इंटू जी। अच्छा, इस समेशन का
जो मैथमेटिकल नेम है वो क्या है? इंटीग्रेशन। यस और नो? तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? डीएम जी साइन थीटा। डीएम की जगह पे कितना लिख दें? लेमडा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पर तो लेमडा जी बाई 2 है ही, कोई दिक्कत? जी छूट गया, चलो जी भी लिख दिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब इसमें से इंटीग्रेशन से क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा? लेमडा आर जी बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया साइन थीटा डी थीटा, और थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 0 से थीटा का वैल्यू अगर तुम देखोगे, थीटा कम से, यहां वाला एलिमेंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ वाले एलिमेंट के लिए थीटा घट के 0 डिग्री। नहीं, यहाँ वाला एलिमेंट के लिए ये इस एंगल को थीटा माने थे ना, यहाँ वाला एलिमेंट के लिए थीटा घट के 0 डिग्री, और यहाँ वाले एलिमेंट के लिए थीटा बढ़ के 90 डिग्री या पाई बाई 2। तो लिमिट कहां से कहां जाएगा? 0 से पाई बाई 2, और प्लस लेमडा बाई 2 इंटू जी। अरे भाई साहब, ओके, कोई दिक्कत? अब ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। ये इंटीग्रेशन करना कोई कठिन काम तो है नहीं, कर लेते हैं। बोलो जरा, लेमडा आर जी साइन थीटा की जगह पे वैल्यू माइनस कॉस थीटा ना, 0 से पाई बाई 2 और प्लस लेमडा बाई 2 इंटू जी। यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1 हो जाएगा। 0 माइनस -1, तो 0 माइनस दैट इज +1। तो ये पूरा चीज कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लेमडा आर जी प्लस लेमडा बाई 2 जी। आर की जगह पे वैल्यू कितना रख देंगे? 2 बाई पाई। तो ये वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू 2 बाई पाई जी प्लस लेमडा बाई 2 इंटू जी। ओके, ये आधा मीटर जो हुआ वो समझ में आ गया था। हम आपको कैलकुलेशन तो बताए थे कि 1 मीटर ऊपर में है, नहीं? क्लियर? देखो तो जरा, तो ये तो टेंशन का वैल्यू आया, ये तो टेंशन का वैल्यू आया। और अगर हम इस रस्सी को काट देते, तो एक्सेलरेशन क्या होता? नहीं, यही वाला, जैसे यहां पर टेंशन का वैल्यू आया था ऊपर, अगर हम इस रस्सी को काट देंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दिस अपॉन टोटल मास। तो यहां पर क्या हो जाता? अगर हम इस रस्सी को काट देते तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? दिस टोटल मास अपॉन दिस टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना होता है? लेमडा इंटू 3/2। टोटल मास कितना होता है? लेमडा इंटू 3/2। यस और नो? तो दिस टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू 3/2 इज एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। इज दैट ओके? चल जल्दी लिख लो। तुम लोग कह रहे अरे यार काहे सब पढ़ा दिए। रेडियस तो हम दिए ही थे ना, 2 बाई पाई। 1 तो आया था सरकमफेरेंस का 1/4, 2 पाई आर बाई 1/4 जो था वो आया था 1 मीटर, यहां से यहां तक। तब 1.5 मीटर में से 1 मीटर ऊपर रहा और आधा मीटर नीचे रहा। ओके, लिख लो। तुम्हारा कहना सर एक्सेलरेशन वाला पॉइंट अब बता दीजिए। अभी टेंशन बराबर क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, तब टेंशन उसको बैलेंस कर रहा है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इतना है और टेंशन भी इतना है, तो टोटल फोर्स 0 हो गया, इसीलिए एक्सेलरेशन 0 है। जैसे ही काटेंगे तो ये ड्राइविंग फोर्स बच जाएगा, टेंशन तो खत्म हो जाएगा। तो ये ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना? मास पर यूनिट लेंथ इंटू 3/2, तो लेमडा इंटू 3/2। इज दैट ओके? क्लियर है? हम बोले थे ना क्लास खत्म करेंगे तो सिंपल मतलब ठीक ठाक करा देंगे। ओके, तो आज जो हम लोग किए उसमें क्या तुम देखे? अगर अंतिम वाला सवाल में थोड़ा प्रेशर हो रहा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, थोड़ा बहुत प्रेशर लेना चाहिए। हम ये कह रहे थे आज के क्लास में एक भी जो जितने सवाल थे उन सारे सवालों में एक चीज देखे, जितना ब्लॉक था वो सारे ब्लॉक के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम था। तो इसीलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू नेट ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास से आ जा रहा है। बट अगला क्लास जब होगा तो उसमें हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन नाम का चीज पढ़ेंगे। उसमें सारे ब्लॉक के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम आए कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है क्या? नहीं ही आएगा। ओके, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डील करते हैं, आगे बात करेंगे। ठीक, चलिए आज होमवर्क दे दिया जाए। चलो ठीक है भाई, बाय बाय।